हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी दूध से दही बन जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है या फिर खाना पकता है। ये सब इतने आम बदलाव हैं कि हम इनके पीछे की जो साइंस है उस पर ध्यान ही नहीं देते। नमस्कार, स्वागत है आपका जनरेशन जेड एजुकेशन पर। तो आज हम इन्हीं रोजमर्रा के जादू के पीछे की केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। आज का हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब वो प्रोसेस जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। चलिए तो फिर पहली स्लाइड से शुरू करते। जरूर। तो इस स्लाइड पर देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी 3 तस्वीरें हैं। एक तरफ दूध है, बीच में एक मैग्नीशियम रिबन है जो तेज सफेद रोशनी के साथ जल रहा है। हाँ, दिख रहा है। और तीसरी तस्वीर एक जंग लगी हुई कील की है। ये तीनों विजुअल्स आप देखें तो एक ही कहानी कह रहे हैं, केमिकल चेंज की। अच्छा, मतलब जहां कोई चीज हमेशा के लिए बदल जाती है। सही। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब इसे जलाते हैं तो ये एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सफेद लौ के साथ जलता है। और फिर एक सफेद पाउडर में बदल जाता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम की पहचान ही बदल गई। लेकिन ये डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ मैग्नीशियम की खासियत है? मतलब क्या ज्यादातर धातुएं जलने पर ऐसी ही तेज रोशनी पैदा करती हैं? नहीं, ये मैग्नीशियम की अपनी खासियत है। हर तत्व का अपना एक अलग सिग्नेचर होता है। और देखिए, इसी से जुड़ा एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है स्लाइड पर। हाँ है। उसमें साफ लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल यानी सैंडपेपर से रगड़कर साफ करना जरूरी है। अच्छा, वो क्यों? ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की एक परत जम जाती है वो हट जाए और वो ठीक से जल सके। ये एक छोटा सा स्टेप है, पर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया। मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले तैयारी जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड पर एक 3D तराजू का विजुअल है जो एकदम बैलेंस है। इसके एक पल्ले पर नीले रंग के अणु हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अभिकारक। जी, अभिकारक। और दूसरे पर लाल रंग के अणु जिन्हें प्रोडक्ट्स या उत्पाद कहते हैं। ये विजुअल केमिस्ट्री के एक बहुत ही बड़े नियम को दिखा रहा है कि ये हिसाब हमेशा बराबर रहता है। बिल्कुल। यहाँ बात हो रही है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। एकदम सही। वो बस अपना रूप बदलता है। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तीर के निशान के दोनों तरफ हर एटम की गिनती बराबर होनी चाहिए। अच्छा, जितना वजन रिएक्शन शुरू होने से पहले था उतना ही खत्म होने के बाद भी होना चाहिए। जी, और इसी बराबरी को पाने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड नाम सुनने में थोड़ा अंदाजे वाला लगता है। मतलब क्या हम बस अलग अलग नंबर लगाकर कोशिश करते रहते हैं जब तक सब बराबर ना हो जाए, या इसका भी कोई तरीका है? नहीं, ये अंदाजा और स्ट्रैटेजी का एक मिक्स है। हम आमतौर पर सबसे मुश्किल कंपाउंड से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके एलिमेंट्स को बराबर करते हैं। और देखिए, एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी इसी नियम के बारे में बता रहा है। हाँ, उसमें लिखा है समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। बिल्कुल। ये सीधा एक नंबर का सवाल बनता है कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करते ही क्यों हैं। समझ गया। प्रकृति में हिसाब बराबर रखना एक फंडामेंटल रूल है। चलिए अब रिएक्शंस के अलग अलग प्रकारों को समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। वाह, ये विजुअल तो बड़ा मजेदार है। एक बीकर में 2 अलग अलग लिक्विड, एक नीला और एक पीला, डाले जा रहे हैं। और जहां वो मिल रहे हैं वहां एक नया हरा पदार्थ बन रहा है और साथ में वो धुआं भी निकल रहा है। हाँ, वो गर्मी का संकेत है। ये विजुअल एकदम दोस्ती जैसा है, जहां 2 चीजें मिलके एक हो जाती हैं। और हेडलाइन भी कुछ ऐसी ही है, दोस्ती की केमिस्ट्री जब 2 मिलकर एक बने। तो ये है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही साफ है, जब 2 या ज्यादा चीजें मिलकर कोई एक नई चीज बनाती हैं। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है बिना बुझा चूना, जिसे हम सफेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उसमें पानी मिलाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है और वो जो बर्तन होता है ना, वो बहुत गर्म हो जाता है। हाँ, मैंने देखा है। क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, इसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी 2 चीजें जुड़कर एक बनती हैं
तो हमेशा गर्मी निकलती है? क्या सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर होती है, पर हमेशा हो ये जरूरी नहीं। और देखिए, यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताई गई है। सफेदी वाली? जी, जब हम दीवारों पर सफेदी करते हैं तो असली चमक 2-3 दिन बाद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भुजा हुआ चूना है वो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली चमकदार परत बना लेता है। अच्छा, तो चमक इस वजह से आती है। ये सवाल तो सच में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की केमिस्ट्री होगी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें तो कुछ बायोलॉजी जैसा लग रहा है। हाँ, इस स्लाइड में एक कोशिका यानी सेल का 3D मॉडल है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया चमक रहे हैं। सेल का पावर हाउस। जी बिल्कुल। और बाहर से ग्लूकोज के अणु कोशिका के अंदर जा रहे हैं। ये विजुअल एनर्जी बनने की प्रक्रिया दिखा रहा है। और हेडलाइन भी पूछ रही है, क्या सांस लेना भी केमिस्ट्री है? और इसका जवाब तो हाँ ही होगा। हमें जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाने से मिलती है, और पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और यही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करता है। और क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी निकल रही है, इसलिए श्वसन यानी रेस्पिरेशन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक मिनट, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कोयला जलकर गर्मी देता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जलकर हमें काम करने की एनर्जी देता है। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस हमारे शरीर में ये प्रक्रिया बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होती है। और देखिए, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक और बेहतरीन उदाहरण दिया है। सब्जियों वाला? जी, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसीलिए कंपोस्ट का ढेर अंदर से गर्म होता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या बढ़िया कनेक्शन है। चलिए, अब तक हमने चीजों के जुड़ने की बात की, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल। इस स्लाइड का विजुअल एकदम नाटकीय है। एक बड़ा सा हरा क्रिस्टल है जिस पर गर्मी की एक तेज किरण पड़ रही है, और वो टूटकर भूरे रंग के पाउडर में बदल रहा है। हेडलाइन भी है, गर्मी मिली और रिश्ता टूट गया। हाँ, तो ये है वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ठीक उल्टी है। इसमें एक अकेली चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाती है, और इसे तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जी, ये एनर्जी गर्मी यानी हीट, रोशनी यानी लाइट, या फिर बिजली इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो वो टूटकर भूरे रंग का फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और साथ में जलते हुए सल्फर जैसी गंध भी आती है। तो क्या ये तीनों तरह की एनर्जी से होने वाले रिएक्शंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं, या ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये वियोजन के ही प्रकार हैं। गर्मी से होने वाले को ऊष्मीय वियोजन, रोशनी से प्रकाशीय वियोजन और बिजली से विद्युत वियोजन कहते हैं। और देखिए, एग्जाम अलर्ट में इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बताया गया है। सीमेंट बनाने वाला? जी, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर को गर्म करके चूना हासिल किया जाता है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। गर्मी वाला उदाहरण समझ आ गया। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सही अंदाजा है। इस स्लाइड में एक कटोरी में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड पाउडर रखा है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा धीरे धीरे ग्रे रंग का हो रहा है। हाँ, दिख रहा है। विजुअल में सिल्वर और क्लोरीन के कणों को अलग होते हुए भी दिखाया गया है। तो ये है प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। सब हेडिंग है, सूरज की रोशनी से रंग बदलना। मतलब कुछ पदार्थ सूरज की रोशनी मिलते ही टूटने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे सिल्वर क्लोराइड सफेद से ग्रे हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोशनी की एनर्जी उसे सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में तोड़ देती है। और इसी अनोखी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। एक मिनट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? वो कैसे? मतलब इस पाउडर के रंग बदलने से एक पूरी तस्वीर कैसे बन जाती थी? ये थोड़ा समझ नहीं आया। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है। फोटोग्राफिक फिल्म पर इन्हीं सिल्वर कंपाउंड्स की एक लेयर होती थी। जब कैमरे का शटर खुलता था तो जिस हिस्से पर ज्यादा रोशनी पड़ती थी वहां ये रिएक्शन तेज होता था और वो हिस्सा गहरा हो जाता था। अच्छा, उससे नेगेटिव इमेज बनती थी। जी, लेकिन यहाँ का एग्जाम अलर्ट एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को साफ करता है।
जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एंडोथर्मिक। हाँ, एंडोथर्मिक। सारी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं क्योंकि उन्हें टूटने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। अच्छा, तो एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा का निकलना और एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा का लगना, ये अंतर अब बिल्कुल साफ है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब दिखाई गई हैं। एक में कॉपर सल्फेट का बहुत ही सुंदर नीला घोल है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में उसी नीले घोल के अंदर एक लोहे की कील डाली गई है और अब घोल का रंग हल्का हरा हो गया है और कील का रंग भूरा। और वो एक छोटा एनिमेशन भी है जिसमें दिखाया है कि कैसे लोहे का एटम कॉपर के एटम को उसकी जगह से धकेल रहा है। जी, हेडलाइन है ताकतवर की जीत। ये है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ केमिस्ट्री में भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। बिल्कुल। इस प्रयोग में लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा कॉपर को हटाकर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, जिससे आयरन सल्फेट बनता है और उसका रंग हरा होता है और कॉपर कील के ऊपर जमा हो जाता है। जी, एक भूरी परत के रूप में। लेकिन हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा ताकतवर है? क्या इसकी कोई लिस्ट या रैंकिंग होती है? हाँ बिल्कुल, इसकी पूरी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो बताती है कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है। और देखिए, एग्जाम अलर्ट में इसी सीरीज के और उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा, कि जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं। जी, इसलिए वे भी उसे उसके घोल से विस्थापित कर सकते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसे ही जोड़े देकर पूछा जाता है कि रिएक्शन होगा या नहीं। ताकतवर की जीत वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में 2 बीकर से साफ पारदर्शी लिक्विड एक बड़े बीकर में मिलाए जा रहे हैं और जहां ये दोनों लिक्विड मिलते हैं वहां जादू की तरह एक सफेद ठोस पदार्थ बन रहा है जो नीचे बैठ रहा है। बिल्कुल। एनिमेशन में दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग आयन्स आपस में अपनी जगह की अदला बदली कर रहे हैं। हेडलाइन है आयनों की अदला बदली। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। एकदम सही। जैसे जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के घोल को मिलाते हैं तो बेरियम के आयन सल्फेट के आयनों के साथ जुड़ जाते हैं। इससे बेरियम सल्फेट बनता है और वो एक सफेद अघुलनशील ठोस है जो पानी में नहीं घुलता। जी, और इसी अघुलनशील ठोस को हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, क्या ये हमेशा सफेद ही होता है या इसका रंग अलग भी हो सकता है? ये हमेशा एक अघुलनशील ठोस ही होता है, लेकिन इसका रंग अलग अलग हो सकता है। और देखिए, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इसी से जुड़ी एक खास बात बताई गई है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक स्पेशल केस है। अवक्षेपण अभिक्रिया, एक नया शब्द सीखने को मिला। चलिए अगली स्लाइड पर। यहाँ 3 गोलों के जरिए एक पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। पहला गोला तांबे का है, भूरे रंग का। फिर एक तीर के बाद ऑक्सीजन के जुड़ने पर वो कॉपर ऑक्साइड का काला गोला बन जाता है और फिर जब उस पर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो वो वापस भूरे रंग का तांबा बन जाता है। जी, हेडलाइन है ऑक्सीजन का आना और जाना, रिडॉक्स। तो यहाँ 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयन यानी रिडक्शन, जब किसी चीज से ऑक्सीजन हटती है। बिल्कुल। जब हमने कॉपर को गर्म किया तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई और वो काला हो गया, ये हुआ ऑक्सीडेशन। फिर जब हमने उस काले कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस डाली तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को छीन लिया और कॉपर वापस भूरा हो गया, ये हुआ रिडक्शन। और जब ये दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं? ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन ना हो? नहीं, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कोई एक चीज ऑक्सीजन खो रही है तो जाहिर है कोई दूसरी चीज उस ऑक्सीजन को पा रही होगी। अच्छा। और देखिए, एग्जाम अलर्ट में इसका एक क्लासिक उदाहरण दिया है, MnO2 + 4HCl वाला। इसमें MnO2 का रिडक्शन हो रहा है
और HCl का ऑक्सीडेशन। समझ गया। एग्जाम में अक्सर ऐसा समीकरण देकर यही पूछा जाता है। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड पर 2 तस्वीरें हैं जो ऑक्सीजन के रोजमर्रा के असर को दिखा रही हैं। एक तरफ एक जंग लगा हुआ गियर है और दूसरी तरफ चिप्स का एक पैकेट जिसे एक नीले सुरक्षा कवच ने घेरा हुआ है, जिस पर N2 यानी नाइट्रोजन लिखा है। हाँ, तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है संक्षारण यानी करोजन, जब कोई धातु हवा, नमी या एसिड के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। और दूसरा है विकृत गंधिता या रैंसिडिटी, जब तेल या फैट वाला खाना ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब हो जाता है और उसमें से अजीब गंध आने लगती है। और साथ ही बचाव के तरीके भी बताए गए हैं, जैसे जंग से बचाने के लिए पेंट करना और खाने को खराब होने से बचाने के लिए उसे एयर टाइट डिब्बों में रखना। मेरा सवाल चिक्स के पैकेट को लेकर है। उसमें हमेशा इतनी हवा क्यों भरी होती है? क्या ये सिर्फ पैकेट को बड़ा दिखाने की मार्केटिंग ट्रिक है? आपका शक जायज है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है और वही हमारा एग्जाम अलर्ट भी है। अच्छा। चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। ओह अच्छा, तो वो हवा नाइट्रोजन होती है। जी, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो चिप्स के तेल के साथ रिएक्ट नहीं करती। इससे चिप्स महीनों तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। ये सवाल एग्जाम्स का एक ऑल टाइम फेवरेट है। चिप्स वाला फैक्ट तो सच में बहुत काम का। चलो अब आखिरी स्लाइड में पूरे चैप्टर को एक साथ देखते हैं। इस स्लाइड पर एक टैबलेट के ऊपर रसायन विज्ञान के 4 मुख्य स्तंभ दिखाए गए हैं। संयोजन के लिए 2 हाथ मिल रहे हैं, वियोजन के लिए एक ब्लॉक टूट रहा है, विस्थापन के लिए एक खिलाड़ी दूसरे को हटा रहा है और द्विविस्थापन के लिए 2 तीर अदला बदली कर रहे हैं। जी, तो 4 मुख्य प्रकार की अभिक्रियाएं हमने सीखी। संयोजन यानी जुड़ना, वियोजन यानी टूटना, विस्थापन मतलब ज्यादा ताकतवर का कमजोर को हटाना, और द्विविस्थापन आयनों की अदला बदली। और हर एक के साथ उसका एक कीवर्ड भी जुड़ा है। जैसे संयोजन के साथ आमतौर पर एक्सोथर्मिक, वियोजन के साथ हमेशा एंडोथर्मिक, और द्विविस्थापन के साथ अक्सर प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि 10th क्लास के लेवल पर केमिस्ट्री में होने वाले ज्यादातर बदलाव इन्हीं 4 श्रेणियों में फिट हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये 4 रिएक्शंस आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप ज्यादातर केमिकल इक्वेशंस को पहचान और समझ सकते हैं। और देखिए, यहाँ आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट दिया। याद रखें, रासायनिक समीकरण का संतुलित होना अनिवार्य है। जी, ये इस पूरे चैप्टर की नींव है। तो ये था हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने रिएक्शंस के प्रकार से लेकर उन्हें संतुलित करने तक और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके असर को भी समझा। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तब तक सीखते रहें।